हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रमन साइंस इंटरनेट प्लानेटोरियम के इस खास शो साइंस ऑन स्फीयर में। तो आप देख पा रहे हैं कि कुछ स्फेरिकल टाइप यानी कि गोलाकार टाइप की चीज आपके सामने आपको नजर आ रही है। सो ये एक्चुअल में एक स्फेरिकल स्क्रीन है जिसके ऊपर अभी हम कुछ अद्भुत ऐसे दृश्य देखने जाने वाले हैं जो शायद आपने आपके सपनों में इमेजिन किए होंगे। थोड़ा सा शिफ्ट हो सकता है। ओके, सो देखिए, शो की शुरुआत करने से पहले एक बहुत आसान सा सवाल मेरा आप सभी से ये है कि क्या आप में से कभी कोई स्पेस में गया है? Have you ever been to space before? सौम्या सपने में गए हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। सपने में तो सभी जाते हैं, है ना? उसमें कौन सी बड़ी बात है? सचमुच में जाना चाहेंगे क्या? ओके, सो चलिए, आज इस शो के माध्यम से हम आप सबको अंतरिक्ष यानी कि स्पेस की एक छोटी सी सफर करवाने वाले हैं। आप इमेजिन कर लीजिए कि जिस जगह पर आप बैठे हैं ये एक छोटा सा स्पेस क्राफ्ट है जिसका नाम है रामन 2.0। और इस स्पेस क्राफ्ट की विशेषता ये है कि कुछ ही सेकंड्स में आपको स्पेस में पहुंचा सकता है। तो क्या आप सब तैयार हैं हमारे साथ स्पेस की यात्रा पर चलने के लिए? ओके, सो सभी अंतरिक्ष यात्री अगर तैयार हैं तो यात्रियों से निवेदन है, कृपया अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, हमारा यान अभी तुरंत उड़ान भरने वाला है। ओके, सो ऑन द काउंट ऑफ 3 हम सब लोग जा रहे हैं स्पेस में। गेट रेडी एंड 3, 2, 1 एंड गेस व्हाट? कहाँ पहुंच गए आप सब लोग? आप स्पेस में पहुंच चुके हैं, लेकिन क्या ये पूरा स्पेस है? जी नहीं, ये पूरा स्पेस तो नहीं, लेकिन स्पेस का एक छोटा सा पार्ट है, एक गैलेक्सी, एक आकाशगंगा है। बता सकते हैं कौन सी गैलेक्सी है? एब्सोल्युटली करेक्ट, ये हमारे मिल्की वे गैलेक्सी है, मिल्की वे आकाशगंगा, जिसके ही अंदर हमारा सोलर सिस्टम यानी कि हमारा सौर मंडल भी बसता है। लेकिन क्या आप पहचान सकते हैं कि कहाँ पे है सूरज और कहाँ पे बाकी के ग्रह? पहचान पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि आप देख रहे हैं सैकड़ों करोड़ों अब्जों से भी ज्यादा चीजें यहाँ पर हैं जो कि अलग अलग आकार के और अलग अलग रंग की भी हैं। और इनके बीच में हमारी सौर माला तक हमको पहचानना मुश्किल है। तो ये तो सिर्फ एक ही गैलेक्सी है। ऐसी 10⁻11 गैलेक्सीज, मतलब ये क्या क्या 11 जीरो लगा देंगे, जो भी नंबर बनेगा उतनी सारी गैलेक्सीज, उतनी सारी आकाशगंगाएं हमारे यूनिवर्स, हमारे ब्रह्मांड में है। और ये आंकड़ा जो है दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हमारा यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड दिन प्रतिदिन फैलता जा रहा है। हर रोज यहाँ पर ऐसी नई नई गैलेक्सीज यानी कि नई नई आकाशगंगाएं बन रही है। सो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा होगा, है ना? सो चलिए, ये तो काफी दूर हम आगे, हम इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर चलते हैं और मिलते हैं हमारे सोलर सिस्टम के सभी मेंबर से। और शुरुआत हम करेंगे सबसे खास मेंबर से, जो है सन यानी कि सूरज। और सूरज तो कितना गर्म होता है ना? तो क्या इतने गर्म सूरज के करीब आने के बाद आपको गर्मी महसूस हो रही है? हाँ या नहीं? अच्छा, लगता है हमारा मॉडर्न एसी सन पे भारी पड़ गया, है ना? इससे सन को ही ठंडा कर दिया। ओके, सो देखिए, वैसे तो हमारा सन इतना ज्यादा गर्म है कि यहाँ की ऊपरी सतह का ही तापमान 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। पर देखिए तो कुछ भी नहीं, इसके कोर में यानी कि इसके केंद्र में तापमान ज्यादा है, लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। इतना ज्यादा गर्म है ये सन। तो सवाल ये उठता है कि इतनी गर्मी इसमें आती कहाँ से? तो वो इसके ही कोर में यानी कि इसके केंद्र में उत्पन्न हो रही है। इसके सेंटर में निरंतर एक प्रक्रिया, एक रिएक्शन चल रही होती है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो वहाँ होता क्या है कि हाइड्रोजन गैस के एटम्स कंबाइन होकर हीलियम गैस का एटम फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। और इसी प्रोसेस के दरमियान, इस प्रक्रिया के दरमियान बहुत सारी ऊर्जा निर्माण होती है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, जो कि हीट और लाइट यानी कि प्रकाश और उष्णता इस स्वरूप में निर्माण होती है। और देखिए, सूरज जितना ज्यादा गर्म है उतना ही चमकीला भी है, शाइनी है। मुझे बताइए कि ये स्टार है या प्लैनेट है? ये एक स्टार है, एक तारा है। और क्यों इसे हम स्टार कह रहे हैं? स्टार्स कौन होते हैं? देखिए, स्टार्स वो हैं जो स्वयं प्रकाशित, सेल्फ इल्यूमिनेटिंग है, जिनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है। सो ऐसे हमारा सन भी सेल्फ इल्यूमिनेटिंग
स्वयं प्रकाशित है, इसलिए ये भी एक स्टार यानी कि एक तारे की कैटेगरी में आता है। और ये तारा इतना विशालकाय है कि इस अकेले तारे के अंदर हमारी पृथ्वी जैसे 13 लाख से भी ज्यादा ग्रह समा सकते हैं। और ऐसे विशालकाय तारे के इर्द गिर्द हमारे सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। सो चलिए मिलते हैं उन ग्रहों से और मिलते हैं सबसे पहले प्लैनेट से, जो है मर्क्यूरी, बुध ग्रह, हमारी सौर माला का सबसे छोटा ग्रह जो सूरज के सबसे करीब में भी है। पर देखिए आश्चर्य की बात यह है कि सूरज के सबसे करीब में रहने के बावजूद भी ये सबसे गर्म ग्रह नहीं है। गर्म तो छोड़िए, यहाँ पर रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। इतना ज्यादा ठंडा, इतनी ठंडी तो हमारी पृथ्वी भी नहीं है ना। फिर ये मर्क्यूरी इतना ठंडा क्यों है? इसका कारण है कि मर्क्यूरी के इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण ही नहीं है। तो क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस प्रेजेंट होती है, जो वायु होती है, वो सन की हीट को ट्रैप करती है, एब्जॉर्ब करती है और उस प्लैनेट पर टेम्परेचर यानी कि तापमान बनाए रखती है। पर क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए यहाँ पर दिन का टेम्परेचर तो 430 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन रात में टेम्परेचर तुरंत नीचे आके -180 डिग्री सेल्सियस चले जाता है। यानी कि एक तरफ ऐसा टेम्परेचर जो किसी भी चीज को पिघला दे और एक तरफ ऐसा टेम्परेचर जो किसी भी चीज को फ्रीज कर दे, जमा दे, उसे टेम्परेचर वेरिएशन के लिए मर्क्यूरी जाना जाता है। सो बढ़ते हैं सेकंड प्लैनेट की तरफ, वीनस यानी कि शुक्र ग्रह, हमारी सौर माला का सबसे गर्म तथा सबसे चमकीला ग्रह, जो बिल्कुल एक स्टार की तरह, एक तारे की तरह चमकता हमें आसमान में नजर आता है, जिसे हम शुक्र तारे के नाम से भी जानते हैं। पर ये कोई तारा नहीं, ये एक ग्रह है। और देखिए ये काफी गर्म भी है। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर जो है वो 400 to 500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो वीनस क्यों इतना ज्यादा गर्म होगा? क्योंकि देखिए वीनस के पास एटमॉस्फेयर है और इसके एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में अगर आप जानते हैं तो वो एक्चुअल में ग्रीन हाउस गैस है जो सूरज की गर्मी को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए प्लैनेट जो है सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे गर्म ग्रह है हमारी सौर माला का। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं तीसरे और सबसे खूबसूरत प्लैनेट की तरफ, हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी, हमारा होम प्लैनेट। तो आप देख रहे हैं ना कितनी सुंदर है हमारी अर्थ, बहुत ज्यादा ब्लूइश कलर में आपको दिख रही है। ये ब्लू कलर किस वजह से? वाटर यानी कि पानी। हमारे अर्थ के सरफेस पर लगभग 71% पानी और 29% यहाँ पर लैंड है, इसलिए हमारी अर्थ स्पेस में से ब्लूइश कलर में दिखती है। और आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी टिल्टेड भी आपको नजर आ रही है। सो ओरिजिनली भी हमारी अर्थ इस तरीके से इसकी एक्सिस पर, इसकी धुरी पर 23.5 डिग्री से टिल्टेड है, झुकी हुई है। और इसी झुकावट के कारण हम यहाँ पर सीजनल वेरिएशंस यानी कि ऋतु परिवर्तन अनुभव करते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं ये इकलौता ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है, जहाँ पर लाइफ का एग्जिस्टेंस है। तो पूरी सौर माला में सिर्फ इसी ग्रह पर क्यों जीवन है, बाकी ग्रहों पर क्यों नहीं? तो देखिए वैसे तो इसके कई सारे कारण हैं, लेकिन इसके 3 सबसे मुख्य कारण हैं, जिसमें से सबसे पहला कारण है कि हमारी अर्थ जो गोल्डीलॉक्स जोन में आती है। गोल्डीलॉक्स जोन का मतलब क्या है? ये ना तो सूरज के बहुत ज्यादा करीब है ना बहुत ज्यादा दूर है, इस वजह से यहाँ का तापमान, यहाँ का टेम्परेचर हमारे लिए एकदम सूटेबल है। दूसरा कारण ये कि यहाँ पर वाटर यानी पानी जो वो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, तरल स्वरूप में है, जो दूसरे किसी भी ग्रह पर उपलब्ध नहीं है। और तीसरी और सबसे खास वजह यहाँ पर एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण है। और इसके एटमॉस्फेरिक लेयर्स में एक ओजोन नाम की लेयर, एक ओजोन नाम की सतह है, जो सूरज से आने वाली घातक किरणों से, हार्मफुल रेडिएशन से हमारा बचाव कर रही है, हमें प्रोटेक्ट कर रही है। और इसी वजह से इस प्लैनेट पर हम आराम से रह सकते हैं। दूसरे किसी भी ग्रहों पर इंसानों का या अन्य जीवों का रहना फिलहाल तो मुमकिन नहीं है। और इन सबके साथ साथ हमारी अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट, एक उपग्रह भी है, मून, चंद्रमा, जिसे हम प्यार से क्या कहते हैं? चंदा मामा। यस, ये हम सबके प्यारे चंदा मामा हैं, जिन्हें हम रोज हमारी पृथ्वी से देखते हैं। पर देखिए जब हम इसे हमारी पृथ्वी से देख रहे हैं तो हमें सिर्फ इस चांद का 60% पार्ट ही दिखाई देता है। इसका सिर्फ एक ही भाग दिखाई देता है जहाँ पर काफी सारे काले धब्बे हैं। पर देखिए इस चंद्रमा का एक ऐसा भी भाग है जहाँ पर बिल्कुल भी काले धब्बे नहीं है, पर ये भाग हमारी पृथ्वी से हम कभी नहीं देख पाते। ऐसा इस वजह से क्योंकि जब ये चंद्रमा हमारी पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रहा है तब ये खुद के इर्द गिर्द भी घूमता है, जिसे हम रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन टाइम कहते हैं। तो हमारे अर्थ के मून के केस में इसका रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन टाइम लगभग सेम है, समान है, जो कि
27.5 डेज का होता है। इसी वजह से देखिए मून हमारी पृथ्वी से कुछ इस तरीके से लॉक हो गया, जिसे हम टाइडल लॉक कहते हैं। और इसी टाइडल लॉक के कारण हमें सिर्फ इस चंद्रमा का एक ही भाग पूरी तरीके से दिखता है, इसका दूसरा भाग हम कभी नहीं देख पाते। बस इसके अलग अलग फेजेस यानी कि इसकी अलग अलग कलाएं हमें देखने को मिलती हैं, फ्रॉम न्यू मून टू फुल मून एंड फ्रॉम फुल मून टू न्यू मून, यानी कि पूर्णिमा से अमावस्या तक और अमावस्या से पूर्णिमा तक ये चांद हमें धीरे धीरे बढ़ता हुआ और धीरे धीरे घटता हुआ नजर आता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फोर्थ प्लैनेट की तरफ, जो है मार्स, मंगल ग्रह, जिसे रेड प्लैनेट, लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और देखिए मार्स को फ्यूचर प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के बाद अगर किसी ग्रह पर जीवन होने की संभावनाएं हैं तो वो है मार्स यानी कि मंगल ग्रह। यस प्लीज फ्लैश लाइट ऑफ रखेंगे सर, फ्लैश लाइट ऑफ रखिए प्लीज। ओके, सो मार्स को फ्यूचर प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि मार्स और हमारी पृथ्वी में काफी सारी समानताएं हैं। उदाहरण के तौर पर अगर बताया जाए तो जैसे हमारी अर्थ का एक रॉकी सरफेस है, जमीन यहाँ पर है, वैसे जमीन मार्स पर भी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि यहाँ के जो दो पोल्स है, दो ध्रुव है, उन पोल्स पर पोलर आइस यानी कि बर्फ पाई गई है। जो व्हाइट एरिया आपके सामने आपको नजर आ रहा है, ये एक्चुअल में ड्राई आइस है। और साइंटिस्ट कहते हैं कि इस ड्राई आइस के नीचे बहुत सारा पानी होने की भी संभावनाएं हैं, और यदि भविष्य में भी ये पानी अगर मार्स की सतह पर आता है तो मार्स का 37% से भी ज्यादा पार्ट पानी से कवर हो सकता है। तो जैसे यहाँ पानी आ जाता है, धीरे धीरे यहाँ पर लाइफ भी ग्रो होना शुरू हो सकती है, यानी कि जीवन की उत्पत्ति भी यहाँ पर हो सकती है। पर देखिए इसको होने के लिए शायद कुछ और हजारों या लाखों साल भी लगे, हमें पता नहीं, पर फिलहाल तो भी मार्स पर लाइफ नहीं है। एंड इस मार्स के पास दो मून्स हैं, दो चंद्रमा हैं, जिनमें से सबसे पहला फोबोस एंड मार्स का दूसरा मून डेमोस। तो चलिए अभी हम मिलते हैं हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट से, जो है जुपिटर यानी कि बृहस्पति, जिसे हम गुरु ग्रह भी कहते हैं, जो साइंस में काफी बड़ा है। हमारे पृथ्वी जैसे 1300 ग्रह इस जुपिटर ग्रह के अंदर समा सकते हैं, इतना बड़ा जुपिटर है। और देखिए जुपिटर एक्चुअल में एक गैस जायंट है, पूरा गैसेस यानी कि वायु से बना हुआ है। इस वजह से देखिए जुपिटर पर काफी सारे तूफान जो है वो चलते रहते हैं। जो लेयर्स आपको घूमती नजर आ रही है वो सभी जुपिटर पर के तूफान हैं, जो न जाने कितने सालों से यहाँ पर चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे, कभी रुकेंगे नहीं। और इस जुपिटर पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा तूफान द रेड जायंट स्पॉट, जो इस ब्लू सर्कल के अंदर आपको दिखाई पड़ेगा। यस, सो देखिए 17वीं सेंचुरी में यानी कि 1700 की सदी में इसको सबसे पहली बार देखा गया था, और तब से लेकर आज तक ये तूफान जुपिटर पर चल ही रहा है। और न जाने ऐसे कितने सारे तूफान जुपिटर पर आए दिन बनते बिगड़ते रहते हैं। और देखिए जितना बड़ा जुपिटर है उतने ही ज्यादा इसके पास मून्स भी हैं। जुपिटर के पास टोटल 95 मून्स यानी कि 95 चंद्रमा है। और इसका एक सबसे बड़ा मून हम देखते हैं गायमेड, जुपिटर का सबसे बड़ा चंद्रमा, जो आकार में इतना बड़ा है कि हमारी पृथ्वी जैसे 3 से 4 ग्रह इस गायमेड मून के अंदर समा सकते हैं। पर देखिए जुपिटर के बाद में एक और ऐसा प्लैनेट है जिसके पास जुपिटर से भी ज्यादा मून्स है, वो है सैटर्न यानी कि शनि ग्रह। तो क्या लगता है आपको ये सैटर्न है? सैटर्न के आपने अगर पिक्चर्स देखे होंगे तो आप कुछ मिस आउट फील कर रहे होंगे यहाँ पर, है रिंग्स। यस करेक्ट, सैटर्न की पहचान ही उसके रिंग्स से होती है, उसकी वलयों से होती है। पर देखिए उस रिंग्स को यहाँ पर दिखा पाना काफी मुश्किल है। अच्छा, सैटर्न के अराउंड ये जो रिंग्स है कैसे बनी आपको पता है? सैटर्न की जो रिंग्स है वो इसके अपने मून से बनी है। इसका एक बड़ा सा मून, बड़ा सा चंद्रमा जब इसके वातावरण के पास में आया तो वातावरण में हवा के दबाव के कारण यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण वो फूट गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। और जब टुकड़े हुए तो बहुत सारा कचरा यानी कि डेब्रीज भी बाहर निकला, और बाद में वो सारे टुकड़े और वो कचरा इसी के इर्द गिर्द घूमने लगा, इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। और ऐसे इसके अराउंड 30+ रिंग्स फॉर्म हो गए, जो कि 7 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। एंड देखिए वैसे तो सैटर्न दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है हमारी सौरमाला का, मगर फिर भी ये इतना ज्यादा हल्का है कि इसे उठाकर अगर पानी पे रख दिया जाए तो ये पानी पर भी तैर सकता है, इतना हल्का। अब एक
हल्का क्यों? क्योंकि देखिए सैटर्न भी एक गैस जायंट है, पूरा गैसेस यानी कि वायु से भरा हुआ है, ज्यादातर हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस का बना हुआ है, जो सबसे हल्के गैसेस मानी जाती हैं, जिस वजह से इसकी डेंसिटी यानी कि इसकी घनता पानी से भी कम है। एंड सैटर्न की एक और पहचान भी है, इसे अभी किंग ऑफ मून्स यानी कि चंद्रमाओं का राजा भी कहते हैं, बिकॉज आज के डेट में सबसे ज्यादा मून सैटर्न के पास में है। रिसेंटली सैटर्न के 63 न्यू मून्स को आइडेंटिफाई किया गया है और पहले की और अभी की मिलाकर सैटर्न के पास हो गए टोटल 146 मून्स यानी कि 140 चंद्रमाओं का ही राजा है। एंड सैटर्न का एक सबसे बड़ा मून हम देखते हैं टाइटन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 7th प्लैनेट की तरफ, यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह, हमारी सौरमाला का सबसे ठंडा ग्रह, जहाँ का एवरेज टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस से भी कम है। पर सोचने वाली बात है कि यूरेनस के बाद में नेपच्यून भी तो आता है और नेपच्यून की दूरी ज्यादा है सूरज से, सो लॉजिकली नेपच्यून ने सबसे ज्यादा ठंडा होना चाहिए था ना, फिर यूरेनस ठंडा क्यों? देखिए यूरेनस ठंडा इस वजह से है क्योंकि अपने एक्सिस पर 90 डिग्री से टिल्टेड है, झुका हुआ है कुछ इस तरीके से, और इसी झुकावट की वजह से सनरेज यानी कि सूरज की किरणें भी इसकी सतह तक प्रॉपर्ली पहुंच नहीं पाती, इसीलिए ये पूरी तरीके से ठंडा होकर एक आइस जायंट बन गया है, बर्फ बन गया है। और जब ये अपनी एक्सिस पर घूमता है तब बिल्कुल ही घूमते हुए पहिए की तरह में नजर आता है, इसलिए इसे अभी रोलिंग प्लैनेट या क्राउलिंग प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह, जिसे सबसे अमीर ग्रह कहा जाता है। सो ऐसा क्या है नेपच्यून के पास जो इसको अमीर बनाता होगा? डायमंड्स, करेक्ट। यहाँ पर इतने सारे डायमंड्स, इतने सारे हीरे हैं कि यहाँ पर डायमंड्स की बारिश होती है ना। सो यदि आप में से किसी को बहुत जल्दी अमीर होना होगा, है ना, सो वो जा सकते हैं इस प्लैनेट पर डायमंड्स लाने। कोई इच्छा रखता है यहाँ जाने की? जाना चाहते हैं, वेरी गुड। पर देखिए जाने से पहले एक छोटी सी कंडीशन है ना, जाने से पहले बस अपना इंश्योरेंस निकाल के चले जाना क्योंकि जाने की तो पूरी गारंटी, लेकिन वापस आने की कोई गारंटी नहीं। क्योंकि देखिए जैसे आप यहाँ पहुंच जाएंगे ना, वो सारे डायमंड्स मिलके आपकी चटनी बना देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए डायमंड जो है सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, इतने हार्ड, इतने कड़क होते हैं कि उनसे औजार बना के बड़े बड़े पत्थरों को काटने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। सो अब इमेजिन कर लीजिए कि जिस वक्त आप यहाँ पहुंच जाएंगे और उसी वक्त अगर डायमंड्स की बारिश हो गई तो हम तो यहाँ ठहर ही नहीं पाएंगे, है ना। सो ये डायमंड्स आते कहाँ से हैं? तो इसके एटमॉस्फेयर में जो मीथेन गैस है, जिसके वजह से इसका ब्लूइश कलर आपको नजर आ रहा है, वो मीथेन गैस या एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि हवा के दबाव के कारण कंडेंस हो जाती है, सिकुड़ जाती है और कंडेंस होकर छोटे छोटे पत्थरों जैसा आकार ले लेती है, जिसे ही हम डायमंड्स यानी कि हीरे कहते हैं। तो ये ऐसे 8 ग्रह हमारे सौरमाला में, लेकिन इनके साथ एक और भी हुआ करता था, प्लूटो, जो 2006 से ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बटु ग्रह कहलाता है। सो 2006 में ऐसा क्या हो गया कि प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से निकाल दिया गया? देखिए ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार हम प्लैनेट यानी कि ग्रह उसी को कह सकते हैं जिसका अपना एक डिफाइंड ऑर्बिट होगा, यानी कि उसकी स्वतंत्र कक्षा होगी और वो अपने ही ऑर्बिट में किसी स्टार के अराउंड रिवॉल्व करेगा, यानी कि किसी तारे की वो परिक्रमा करेगा। सो प्लूटो जो है काफी बार इस नियम को तोड़ता हुआ नजर आया है। प्लूटो अपना ऑर्बिट छोड़ के नेपच्यून के ऑर्बिट में चले जाता है कुछ सालों के लिए, उसके ऑर्बिट को कभी कभी क्रॉस भी कर जाता है, इसलिए 2006 में इसे ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बटु ग्रह कहा गया है। और अब ऐसे टोटल 5 ड्वार्फ प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में है। एक जो है वो एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर आता है जिसका नाम है सिरिस, और बाकी सारे नेपच्यून के बाद में आते हैं, जिसमें सबसे पहला है प्लूटो, प्लूटो के बाद में इरिस, इरिस के बाद में मैकमेक और मैकमेक के बाद में हार्मिया। और इसी के साथ हमारा अंतरिक्ष का सफर और ये शो यहीं पर समाप्त होता है। आशा है आप सभी को पसंद आया होगा। धन्यवाद।